हेलो दोस्तों। अपनी पिछली वीडियो के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, इसको समझा था हमने। और आज की वीडियो में एक छोटा सा टॉपिक और कवर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक छोटा चार्ज, पॉइंट चार्ज, चार्ज छोटा हो ये ज़रूरी नहीं है, साइज़ बहुत छोटा है। एक पॉइंट चार्ज के आसपास की फील्ड कितनी होगी इसका पता लगाएंगे। वैसे ही एक चार्ज रखेंगे और उसके पास एक टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे जो उसके इन्फ्लुएंस को फील करके बताएगा कि कहाँ तक उसका इन्फ्लुएंस फील किया जा रहा है। वही उसकी बाउंड्री होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। बहुत सिंपल है। अब आपको लेफ्ट साइड में छोटी सी डेरिवेशन दिखाई दे रही होगी जिसके अंदर एक चार्ज बना रखा है Q, जिसकी लोकेशन है O। ये वही चार्ज है जिसकी फील्ड आपको निकालनी है। और हमने R डिस्टेंस अवे एक चार्ज रखा हुआ है Q0। ये आपका टेस्ट चार्ज है जिसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कहते हैं। फोर्स लगेगा वो आपको पता है, चार्ज पे लगने वाला फोर्स कितना होता है हमने निकाल रखा है। यहाँ वेक्टर की टर्म में लिख रखा है मैंने, विच इज k q1 q2 बाई आर स्क्वायर, और r वेक्टर डायरेक्शन दिखा रखी है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है जो हमने पहले फॉर्मूले से पढ़ा है, इस फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो जो फोर्स की वैल्यू है इसे इस टेस्ट चार्ज से अगर आप डिवाइड करते हो, तो वो मैंने करके नहीं दिखा रखा पर आशा है समझ जाओगे आप लोग। Q0 कैंसिल हो जाएगा अगर मैं Q0 से इसको डिवाइड करता हूँ तो, और आपका जो फॉर्मूला बचेगा वो बचेगा k q बाई आर स्क्वायर और r वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है। डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे, नेगेटिव चार्ज की तरफ। मतलब एक तरह से कह सकते हो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अगर आप मैग्नीट्यूड की टर्म में लिखना चाहो तो यहाँ से r वेक्टर हटा सकते हो, k q बाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पर हमेशा आपको पॉइंट चार्ज के साथ ही डील करना हो ये ज़रूरी नहीं है, आपको बड़ी बॉडीज़ के साथ भी डील करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारा अगला टॉपिक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक टॉपिक और आता है। अब एक चार्ज की वजह से कितनी उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, पर अगर बहुत सारे चार्ज हैं तो उनकी कलेक्टिव फील्ड कितनी होगी इसको निकालने की भी एक डेरिवेशन है, जैसे आपने फोर्स के लिए करी थी, विच इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। बहुत सारे चार्जेस हैं, सबकी फील्ड निकालनी है, उन सबका वेक्टर सम करना है। तो ये चीज़ आप कई बार कर चुके हो, ग्रेविटेशन चैप्टर में कर चुके हो, अभी फोर्स के लिए किया, तो इसको मैं नहीं करवा रहा। एग्जैक्टली वैसी डेरिवेशन है जैसे फोर्स के लिए करी थी। एक चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी, रिजल्ट भी वैसा ही दिखेगा आपको, जिसके अंदर एक चार्ज नहीं दिखेगा, रिजल्ट में समेशन की टर्म में के क्यू बाई आर स्क्वायर ही लिखा होगा। तो आई होप कि वो टॉपिक आप खुद कवर कर लोगे। इन केस नहीं कर पाते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, मैं वो टॉपिक की भी वीडियो बना के डाल दूंगा। अब बढ़ सकते हैं हम अपने नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि किसी बॉडी पे चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप का होता है, जो आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ। एक कॉन्टिन्यूस या फिर डिसकॉन्टिन्यूस या फिर नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरा यूनिफॉर्म या फिर कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाम खुद क्लियर कर रहे हैं, फिर भी इसको समझाने के लिए मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अगर ये एक बॉडी है, इसको आपने चार्ज करा रखा है, चार्ज किस तरह से कराते हैं वो आपको पता है। एक नॉन यूनिफॉर्म बॉडी को आप चार्ज करा रहे हो, तो जो चार्ज उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं वो नॉन यूनिफॉर्म वे में हो रहे हैं। ये टर्म आपने सुना है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कहीं पर चार्ज की डेंसिटी ज़्यादा है, कहीं पर चार्ज की डेंसिटी कम है। इस लोकेशन में ज़्यादा चार्ज इकट्ठा हो गए, यहाँ पे चार्ज थोड़े दूर दूर है, इस तरफ चार्ज मान लो है ही नहीं, इधर बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। तो यहाँ नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का। और दूसरा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हर जगह पर जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इक्वल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, इस बात की सेंस आप समझ गए होंगे। जैसे फिर से उसी बॉडी को उठाते हैं, इसका एक यूनिट एरिया कंसीडर करता हूँ। एरिया किस लिए कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर एरिया सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है इसके किसी भी अदर डायमेंशन के रिस्पेक्ट में। तो अगर एक छोटा सा एरिया कंसीडर करो आप, छोटा सा एक यूनिट साइड का स्क्वायर कंसीडर करता हूँ, और मान लो उसके अंदर कोई एक्स कूलम चार्ज है, तो ऐसा ही स्क्वायर में इस बॉडी के अंदर कहीं पे भी लेट क्यों ना करूँ, उसके अंदर एक्स कूलम ही चार्ज आएगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। होप क्लियर हो गया होगा। अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ही आगे समझते हैं। कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हमने आगे तीन पार्ट में क्लासीफाई किया है। अब ये तीन पार्ट में क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि जो आपको आपके नेचर में बॉडी मिलने वाली है वो ऐसे ही मिलने वाली है। कहने का सेंस क्या है कि हो सकता है आपको कोई ऐसी बॉडी मिले जिसके अंदर उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा डोमिनेंट हो उसके एरिया या फिर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में।
कहने का सेंस क्या है कि अगर आप चार्ज में इस बॉडी को चार्ज कराते हो तो चार्ज लेंथ वाइज फैलेंगे। लेंथ वाइज फैलेंगे मतलब कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो तो इसके एरिया पे भी होगा, हर जगह होगा, पर जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंसी आपको इस फिगर के अंदर दिख रही है वो इसकी लेंथ की है। अब अगर मुझे इसकी लेंथ नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि इसकी हर एक यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है, कहने का सेंस एक्स लेंथ के अंदर अगर वाई कूलम चार्ज है, एक्स कह लो या फिर वन कह लो, वन यूनिट के अंदर लेंथ है इसकी 1 यूनिट, अगर उसके अंदर वाई कूलम चार्ज है तो इस पेन की लेंथ अब कितनी भी क्यों ना हो, आप इसके अंदर टोटल चार्ज बता सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको यूनिट लेंथ का चार्ज पता है। अब इसकी लेंथ जितनी भी होगी हम उसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें टोटल चार्ज कितना है वो निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपको ऐसी बॉडी मिल सकती है जिसके अंदर लेंथ सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर ऐसी बॉडी मिल सकती है जिसके अंदर एरिया ज़्यादा डोमिनेटिंग है, या फिर ऐसी बॉडी मिल सकती है, आसपास मेरे ऐसी बॉडी है नहीं जिसके अंदर वॉल्यूम दिखा सकूं मैं आपको, जैसे वाटर बॉटल मान लो जिसके अंदर वॉल्यूम अच्छा खासा डोमिनेंट है। तो बॉडी के हिसाब से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है यहाँ पर, इसीलिए इसको 3 पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है कि अगर लेंथ वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बॉडी आपके सिंगल डायमेंशन से डिफाइन हो रही है, तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिंबल लैम्डा है, अब आगे आपको दिख जाएगा। दूसरा, अगर एरिया ज़्यादा डोमिनेटिंग है, एरिया वाइज चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सरफेस चार्ज या फिर एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड है आपका, अगर वॉल्यूम में पूरी बॉडी के अंदर चार्ज फैल गए हैं और वॉल्यूम ज़्यादा डोमिनेटिंग है उसके अंदर, तो उस केस के अंदर हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसका सिंबल रो है। तो आओ अब इनको एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। अब इमेज चेंज हो गई होगी, इसके अंदर पहले दिख रहा होगा आपको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिंबल। याद करने की जस्ट छोटी सी अगर आपको ट्रिक सही लगे तो रख लेना अपने पास। एल से लीनियर तो एल से लैम्डा, लैम्डा सिंबल है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। एस से सरफेस तो एस से सिग्मा, सिग्मा सिंबल है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तीसरा ध्यान रखना पड़ेगा रो, जो कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सिंबल है। यहाँ पर एक छोटी सी वायर बना रखी है जिसको पॉजिटिव चार्ज करके दिखा रखा है। अब यहाँ पर एक और टर्म लिख रखा है मैंने, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आप इसे डेंसिटी की भी कह सकते हो, क्योंकि वही वाली बात हो गई कि अगर आपको यूनिट लेंथ की पता है तो आप पूरी वायर कितनी ही लंबी क्यों ना हो उसका टोटल चार्ज निकाल लोगे। सिंबल लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्यू बाय एल से, क्यू बाय एल इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट क्योंकि चार्ज की कूलम है और लेंथ की मीटर, तो कूलम पर मीटर हो गई। होप क्लियर होगा। अगला सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसका सिंबल सिग्मा है। बगल में एक बॉडी बना रखी है मैंने ऐसी, जिसमें आपको दिख रहा होगा एरिया ज़्यादा डोमिनेटिंग है, अगर इसको चार्ज करोगे तो चार्ज एरिया पे फैलेंगे, तो इसलिए यहाँ पे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगा, सिंबल सिग्मा है और फॉर्मूला हो गया इसका क्यू बाय ए, यूनिट हो गई कूलम पर मीटर स्क्वायर। थर्ड वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको समझाने के लिए एक स्पेरिकल बॉडी बना रखी है जिसका अच्छा खासा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लगा देंगे यहाँ पर रो। फॉर्मूला हो गया इसका चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्यू बाई वी, और यूनिट हो गई इसकी कूलम पर मीटर क्यूब। होप क्लियर होगा। पर फिर भी समझाने के लिए एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ कि इन टॉपिक को पढ़ने की क्या ज़रूरत है। कई बार हमें फिगर को देख के ये तो पता लग जाता है कि उसके अंदर डोमिनेटिंग क्या है, कि ये लेंथ वाइज डोमिनेट, एक वायर है, बहुत लंबी वायर है, तो मुझे पता है कि इसके अंदर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगने वाला है। या फिर कोई भी एक शीट है तो मैं उस पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगा दूंगा, या कोई भी एक डेंस बॉडी है जिससे मैं उसके अंदर, मतलब हैवी बॉडी बहुत ज़्यादा, जिसमें मैं उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगा दूंगा। पर मुझे ये नहीं पता, इस टाइम पे मुझे ये नहीं पता कि इस बॉडी का साइज़ कितना बड़ा है, कितनी एक्चुअल में इसका साइज़ है। तो उस केस में डेंसिटी हमारी बहुत हेल्प करने वाली है। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है और बाद में आपको कोई बताता है कि इसकी लेंथ इतनी है, तो आप पूरी वायर के ऊपर कितना चार्ज है वो निकाल सकते हो, क्योंकि आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ पता है। अब अगर आप लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे उसकी, तो आपको पूरी वायर का चार्ज पता लग जाएगा। इसी तरह से एरिया के लिए आपको चार्ज पर यूनिट एरिया पता लग चुका है, अब उसका एरिया कितना ही क्यों ना हो शीट का, आप सिंपल मल्टीप्लाई करके उस पर प्रेजेंट टोटल चार्ज निकाल सकते हो। कंडीशन वही है कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। नॉन यूनिफॉर्म के केस में ये फॉर्मूले वर्क नहीं करेंगे, और ये आपको समझ में बात आती होगी। तो चलो बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इसको समझाने के लिए फिर से एक एग्जांपल लूंगा मैं। जैसे मैग्नेटिक डाइपोल के बारे में जानते हो आप, एक मैग्नेट है उसके अंदर हमेशा 2 पोल प्रेजेंट होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसके बारे में पता है आपको। उस तरह इलेक्ट्रिकली भी 2 पोल प्रेजेंट होते हैं, 2 अपोजिट
नेचर के चार्ज प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, और किसी तरह से अगर ये एक छोटे डिस्टेंस पर आके एक दूसरे के साथ बंध जाएं, तो ऐसे ही फिगर को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज यूज हो रहे हैं इसलिए इलेक्ट्रिक, और दो अपोजिट नेचर के चार्ज यूज हो रहे हैं इसलिए डाइपोल। तो एक डाइपोल है क्या, डेफिनेशन फिर से नहीं लिखी है पर आप समझ सकते हैं इसको, कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस कंस्टिट्यूट अ डाइपोल। बातें जो ध्यान में रखने वाली हैं वो ये है कि जो चार्ज है वो इक्वल अमाउंट के होने चाहिए और अपोजिट होने चाहिए, और एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंस पे अगर वो बंध जाते हैं तो वो एक डाइपोल बनाते हैं। अब जब तक आप इसका एग्जाम्पल नहीं समझोगे तब तक इसकी इमेज नहीं बनेगी। एग्जाम्पल के लिए HCl, NaCl, केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है आपको, Na+Cl-, H+Cl-, तो पता है आप लोगों को। होता क्या है कि जब सारे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर सारे पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास, सारे पॉजिटिव चार्ज का अगर आप सेंटर ऑफ मास निकालें, और सेंटर ऑफ मास क्या है शायद आपको पता ही हो, पढ़ रखा होगा आपने 11th क्लास के अंदर, और सारे नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास जब एक दूसरे से कॉन्साइड नहीं करता तब वो एक डाइपोल क्रिएट कर देता है। और क्योंकि ये डाइपोल है तो इसकी एक स्ट्रेंथ भी मेजर करनी होगी हमें कि ये डाइपोल है तो इसकी स्ट्रेंथ क्या है। एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे आप कह सकते हो कि वो डाइपोल की स्ट्रेंथ बताता है, जिसे हम कहते हैं डाइपोल मोमेंट। अब लेफ्ट साइड में जो आपको डाइपोल का फिगर दिख रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज फिर से वही एक स्मॉल डिस्टेंस पे बंधे हुए हैं, इसमें हमने डाइपोल मोमेंट लिख रखा है, इसका सिंबल है P। और निकालने के लिए करेंगे क्या, क्योंकि दो ही चीजें हैं इसके अंदर, एक चार्ज और दूसरा इनका सेपरेशन, तो इनको ही मल्टीप्लाई करके डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। देखो चार्ज को सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर रखा है तो P इज इक्वल्स टू Q, और सेपरेशन हमने ले रखा है 2a, मल्टीप्लाई कर दिया, वेक्टर की टर्म में लिख रखा है, मैग्नीट्यूड की टर्म में भी लिख सकते हो, P इज इक्वल्स टू सिंपल 2QA। यहाँ पर क्योंकि वेक्टर की टर्म में लिख रखा है तो आपको पता लग गया होगा कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखने वाली बात है, अच्छे से दिमाग में फिट कर लो, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन जो हम लेकर चलते हैं वो है नेगेटिव से पॉजिटिव। ध्यान रखना, उल्टा मत कर देना, जनरली बच्चे से कर देते हैं उल्टा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रैवल करती है, आपको अच्छे से पता है। आपका इलेक्ट्रिक करंट वो भी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल चलता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट जो होती है उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव है, फिक्स कर लो इसको। एक चीज और जो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा, जो डिस्टेंस ले रखा है वो 2a ले रखा है। हम जनरली डिस्टेंस को r, a कुछ ऐसा कंसीडर करते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके लेने की क्या नीड थी। इसको समझने के लिए देखो, ये कोई बॉडी है और ये है आपका डाइपोल। डाइपोल मतलब कि इस तरफ हो सकता है पॉजिटिव चार्ज और इस तरफ नेगेटिव, या इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, ये मेरा डाइपोल है। अब अगर मेरे से कोई बोले कि इस चार्जर से आप ये बताओ कि इस डाइपोल का डिस्टेंस कितना है, तो समस्या क्या है कि मैं ये डिस्टेंस मेजर करूं, मतलब इस चार्ज से डिस्टेंस मेजर करूं या इस चार्ज से डिस्टेंस मेजर करूं। ये दिक्कत हो गई छोटी सी यहाँ पर कि आपको इस डाइपोल का डिस्टेंस बताना है पर डाइपोल तो ये पूरा है। तो अपनी सहूलियत के लिए और अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम डाइपोल का डिस्टेंस हमेशा उसके सेंटर से मेजर करते हैं। अब अगर आपको सेंटर से डिस्टेंस पता है तो आप इससे भी डिस्टेंस निकाल सकते हो, इस चार्ज से भी और इस चार्ज से भी। कैसे, क्योंकि हमने इसके डिस्टेंस को 2a मान रखा है। अब सेंटर से अगर आप डिस्टेंस मेजर करते हो तो ये डिस्टेंस a है और ये डिस्टेंस a है। मान लो सेंटर से चार्जर का जो डिस्टेंस था वो r था, तो उस r में से a की वैल्यू माइनस करके, a ये वाली वैल्यू माइनस करके आप ये डिस्टेंस पता कर सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज से आपका जो चार्जर है वो कितने डिस्टेंस अवे था, और उसी r में a वैल्यू प्लस करके आप नेगेटिव चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है हमारा ये वाला चार्ज, ये पता कर सकते हो। नेगेटिव चार्ज से चार्जर कितने डिस्टेंस पर है ये पता कर सकते हो। तो बाकी तो अगर हम इसको a ले लेते तो a/2 करके हो जाता, पर वो आगे की कैलकुलेशन को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बनाता, तो हमने ऐसा ना करते हुए डिस्टेंस को स्टार्टिंग में ही 2a मान लिया, ताकि हमारी आगे की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप ही थोड़ी सी रिजॉल्व हो सके। इसके अंदर कुछ बातें और जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए। एक टर्म लिखा दिख रहा होगा आपको, आइडियल डाइपोल या फिर पॉइंट डाइपोल। पॉइंट डाइपोल नाम से क्लियर है। अब इसके अंदर क्या है, आइडियल डाइपोल क्या होगा, हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें कहा था कि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस। डिस्टेंस जितना कम होगा डाइपोल उतना आइडियल होता चला जाएगा, और जो आपके चार्जेस हैं उसकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना तगड़ा डाइपोल बनता चला जाएगा वो। तो अगर आपका सेपरेशन टेंड्स टू 0 है
मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, और आपका चार्ज जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है, टेंड्स टू है नहीं, मतलब टू ए जीरो है नहीं। इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा कुछ ना कुछ जरूर होगा, मगर जीरो नहीं होगा, पर जीरो को अप्रोच कर रहा है और चार्ज इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो ऐसे ही डाइपोल को हम आइडियल या फिर एक फाइनाइट पॉइंट डाइपोल बोलते हैं। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, छोटा सा टॉपिक जिसका नाम दिख रहा होगा आपको, डाइपोल फील्ड। अब अगर आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर करते हो तो डाइपोल के पास जो टोटल चार्ज होगा वो होगा जीरो। क्यों होगा जीरो? क्योंकि दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस हैं। आप उसे एक सिस्टम मान के, आइसोलेटेड सिस्टम मान के टोटल चार्ज निकालोगे तो जीरो आएगा, पर इसकी फील्ड जीरो नहीं होगी। रीजन सेम है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक ही पॉइंट पे लाई नहीं करते, अलग अलग लाई कर रहे हैं। या फिर कह लो अगर ज़्यादा चार्जेस भी हैं तो इन दोनों का जो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास है और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कॉन्साइड नहीं कर रहा, अलग होने की वजह से फील्ड जीरो नहीं आने वाली, सॉरी। तो डाइपोल फील्ड क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड डाइपोल फील्ड कहलाएगी। अब डाइपोल फील्ड हम निकालेंगे भी कुछ पॉइंट पर, जैसे एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट पे। इंपॉर्टेंट है वो, डेरिवेशंस भी आपके सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखने वाली है ये है कि जो फील्ड है, जैसे हमने पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड निकाली थी, तो वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। लेकिन डाइपोल की जो फील्ड होती है वो डिस्टेंस के क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब आप जब फॉर्मूला देखोगे एक्सियल पॉइंट और इक्विटोरियल पॉइंट का, तो आपको पता लगेगा कि नीचे आर क्यूब आ रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इस पे बेस कई बार हॉट्स में क्वेश्चन आ जाते हैं। आई होप आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मोमेंट, डाइपोल फील्ड क्लियर होगी। आगे के टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।